तो आज की हमारी पड़ताल हमें देवगढ़ के घने जंगलों में ले जा रही है। हमारे पास एक एक चश्मदीद का रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है। और देवगढ़ का नाम आते ही मतलब जहन में वो सारी पुरानी कहानियां घूमने लगती हैं। बिल्कुल। कहानी 3 दोस्तों की है। पूर्णिमा की रात, एक सुनसान जंगल का रास्ता और एक बाइक। देखिए, ये जो सेटअप है ना, सुनसान जगह, रात का वक्त, दोस्तों का छोटा समूह, ये चीजें अपने आप में एक अनिश्चितता और तनाव का माहौल बना देती हैं। सही बात है। तो चलिए इस अनुभव को परत दर परत खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस रात देवगढ़ के जंगल में असल में मतलब हुआ क्या था। कहानी एक बहुत मामूली से पड़ाव से शुरू होती है, लेकिन उसका अंत वो बेहद भयानक है। तो जैसा मैंने बताया, कहानी की शुरुआत होती है जब कथावाचक अपने 2 दोस्तों राहुल और विक्रम के साथ बाइक पर जंगल से जा रहा होता है। चारों तरफ एकदम सन्नाटा, बस बाइक की आवाज। तभी राहुल बाइक रोकने को कहता है, एक सामान्य सी जरूरत। और कथावाचक और राहुल सड़क के एक तरफ जाते हैं और विक्रम दूसरी तरफ झाड़ियों में। कुछ मिनट बाद जब वो लौटते हैं तो विक्रम वो वहां नहीं होता। और यहीं से वो मनोवैज्ञानिक दबाव बनना शुरू होता है ना? समूह से एक व्यक्ति का अलग हो जाना, ये कहानी में हमेशा पहला चेतावनी संकेत होता है। हाँ, ये अकेलापन और एक तरह से लाचारी की भावना पैदा करता है। उन्होंने उसे आवाज लगाई, मजाक में ये भी कहा कि हम छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो सन्नाटा अब डरावना लगने लगा होगा। बिल्कुल। और ठीक उसी पल जंगल के अंदर से विक्रम की एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई देती है, बचाओ, मुझे छोड़ दो। अच्छा। राहुल को पहले तो लगता है कि ये कोई मजाक है, जो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। हमारा दिमाग अक्सर ऐसी चीजों को एकदम से स्वीकार नहीं कर पाता। पर कथावाचक को उस आवाज में असली डर महसूस होता है। वो समझ जाता है कि कुछ बहुत गलत है। वो दोनों जंगल की तरफ भागते हैं और वहां उन्हें पत्तों पर खून और घसीटे जाने के निशान। हाँ, जमीन पर किसी को घसीटे जाने के निशान। ये निशान बहुत अहम है। ये कहानी को वहम से निकालकर हकीकत की तरफ ले जाते हैं। हाँ। मतलब अब ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक भौतिक सुराग है। और फिर वो उस मंजर को देखते हैं। एक काली साड़ी पहने औरत विक्रम का पैर पकड़कर उसे घसीटती हुई ले जा रही है। ओहो। कथावाचक कहता है कि उसकी रफ्तार इंसानों जैसी नहीं थी। वो पलक झपकते ही अंधेरे में गायब हो जाती है। काली साड़ी वाली औरत, ये किरदार भारतीय लोक कथाओं में एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। अक्सर किसी अतृप्त आत्मा से, किसी अधूरे बदले से जुड़ा होता है। वो घसीटने के निशान वो उन्हें जंगल के बीच बनी एक पुरानी 2 मंजिला जर्जर हवेली तक ले जाते हैं। हवेली? हाँ, और जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचते हैं, अंदर से विक्रम की एक आखिरी चीख आती है और फिर सब शांत। तो हवेली एक तरह से उस आत्मा का इलाका है, उसका क्षेत्र। ये एक ऐसी जगह है जहां यूं समझिए कि दुनिया के नियम लागू नहीं होते। इस मोड़ पर राहुल बुरी तरह से डर जाता है। वो कांपते हुए कहता है, ये डायन है, हमें यहां से निकलना होगा। डर स्वाभाविक है, लेकिन कथावाचक अपने दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ सकता। वो आसपास पड़ी लकड़ियों से डंडे बनाते हैं और हवेली में घुस जाते हैं। हिम्मत की बात है। दरवाजा खोलते ही चमगादड़ों का एक झुंड चीखता हुआ बाहर निकलता है। ये सब मतलब उस जगह के भयानक माहौल को और गहरा करने वाले तत्व हैं। उनसे सनी सीढ़ियां, चमगादड़। वो ऊपर की मंजिल पर पहुंचते हैं और वहां जो वो देखते हैं वो दिल दहला देने वाला है। हाँ। कॉरिडोर में विक्रम की लाश उल्टी लटकी हुई है। उल्टी लटकी हुई? हाँ। और उसका सिर गायब है। सिर गायब है। ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये एक संदेश है। लोक कथाओं में सिर को पहचान का केंद्र माना जाता है। सिर काटना मतलब किसी के अस्तित्व को ही मिटा देना। वो इस सदमे से उभर भी नहीं पाते कि तभी एक अंधेरे कमरे से विक्रम की आवाज आती है, भाई मुझे बचा लो। 1 मिनट। लेकिन उसका शरीर तो बाहर लटका था। हकीकत की समझ पर ही हमला कर दे। कथावाचक कांपते हाथों से अपने मोबाइल की टॉर्च चलाता है और अंदर जो दिखता है वो उसकी जिंदगी का सबसे भयानक सच था। एक औरत खड़ी है जिसकी गर्दन पर सिर नहीं है। ओहो। और उसके हाथ में विक्रम का कटा हुआ सिर है और वो सिर बोल रहा है। ये कल्पना से भी परे है। मतलब आत्मा ने न सिर्फ उसकी जान ली, बल्कि उसकी आवाज पर, उसकी पहचान के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। उसे एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही है। तभी वो बिना सिर वाली औरत धीरे से बोलती है, एक फुसफुसाहट में, मुझे मेरा सिर ला दो वरना मैं तुम्हारा सिर ले लूंगी। तो वो कुछ चाहती है, ये सिर्फ मारना नहीं है। हाँ, वो अपनी कहानी बताती है कि वो एक अधूरी आत्मा है। सालों पहले कुछ लड़कों ने उसकी हत्या कर दी थी
और उसका सिर काटकर हवेली के पीछे बने तालाब में फेंक दिया था। अच्छा, उसकी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब उसका सिर और शरीर एक साथ जलाए जाएं। तो ये कहानी अब एक मकसद की तरफ बढ़ रही है। वो आत्मा सिर्फ डरा नहीं रही, वो मदद मांग रही है। सही बात है। कई लोक कथाओं में आत्माओं का भटकना उनके अधूरे काम या अनुचित अंतिम संस्कार से जुड़ा होता है। सही बात है। कथावाचक को अब जिंदा रहने के लिए एक मिशन पूरा करना है। उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। वो हवेली के पीछे बने उस गंदे तालाब में जाता है। सोचिए उस इंसान की हालत। एक दोस्त की वैसी मौत देखी है और अब उसे अंधेरे में एक तालाब से किसी का दशकों पुराना कंकाल ढूंढना है। ये उसके डर की, उसकी हिम्मत की आखिरी परीक्षा है। कई घंटों की तलाश के बाद आखिरकार उसे कीचड़ में फंसा एक कंकाल जैसा सिर मिलता है। वो उस औरत की कब्र खोदता है, उसके शरीर के साथ उस सिर को रखता है और दोनों को एक साथ जला देता है। अंतिम संस्कार। ये एक तरह का समापन है। आग जो है वो शुद्धिकरण का प्रतीक है। वो सिर्फ हड्डियों को नहीं जला रहा, वो उस आत्मा को उसके दर्द से, उसके अपमान से मुक्त कर रहा है। कथावाचक बताता है कि आग की लपटों के साथ उसे लगा जैसे एक परछाई आसमान में विलीन हो गई है और फिर सब कुछ शांत हो गया। उस रात वो किसी तरह जंगल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। तो ये थी देवगढ़ के जंगल की वो भयानक रात। एक साधारण सी यात्रा कैसे एक आत्मा को मुक्ति दिलाने के मिशन में बदल गई। हाँ, कथावाचक ने हिम्मत दिखाकर न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि एक भटकती आत्मा को शांति भी दी। ये कहानी डर के साथ साथ मतलब कर्म और मुक्ति की धारणाओं को भी छूती है। ये दिखाती है कि कैसे अतीत का एक अधूरा अध्याय, एक अनसुलझा अन्याय वर्तमान पर भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, और उसे सुलझाए बिना आगे बढ़ना नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन यहाँ एक विचार मन में आता है। क्या? कहानी बताती है कि कथावाचक जंगल से बचकर निकल गया। विक्रम का क्या हुआ वो भी हमें पता है, लेकिन उसके दोस्त राहुल का क्या हुआ? हाँ, ये तो है। कहानी में उसका कोई जिक्र नहीं है। क्या वो भी उस रात उस हवेली से सुरक्षित निकल पाया था? या देवगढ़ का जंगल आज भी एक और राज अपने सीने में दफन किए हुए है।